Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक। आज हम पार्ट सेकेंड में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब हम देखते हैं, प्लग तक हमने देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि प्लग के पार्ट क्या क्या होते हैं। अब हम चलते हैं हो पे। हो एक सिंपल टूल होता है बच्चों, जिसको हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ताकि हम वीड्स को रिमूव कर सकें अपनी फील्ड से और हम बड़े टुकड़ों को जो सॉइल के हैं उनको और छोटा तोड़ के बना सकें। इसमें एक नीचे प्लेट लगी होती है जो मुड़ी हुई होती है, मतलब बेंड की होती है। या तो ये आयरन की होती है या किसी और मेटल की हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रांग होती है, जिसका काम ये होता है कि ज़मीन के अंदर से वीड्स को उखाड़ के बाहर निकाले और दूसरा काम क्या करे, बड़े सॉइल्स के पीसेस को छोटे सॉइल्स के पीसेस में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो आपके पास जो है आपका ये डायग्राम, ये किसका है, हो का। अब ये जो नीचे आपको बेंड प्लेट दिख रही है, यही इसी की हम बात कर रहे थे। ये जो बीम है, यहाँ पे दो कोई भी बुल लगा के हम इसको चलाते हैं। पहले ये इस्तेमाल किया जाता था, अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया। अब हम इसकी जगह ट्रैक्टर्स यूज़ किया करते हैं और दूसरी एडवांस मशीन्स। तो स्टूडेंट्स, तो ये हो का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होते हैं, आजकल हम उनको कल्टीवेटर बोलते हैं मशीन्स को जो हम इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? जो इस्तेमाल होती हैं प्लगिंग के लिए। आज के ज़माने में आप ये देख रहे हैं कि इस ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन लगी हुई है, उसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। इसको ट्रैक्टर के साथ यूज़ करते हैं हम, और जिसमें डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल होता है डिफरेंट कंडीशन के और डिफरेंट टाइप के ट्रैक्टर्स में। तो इससे क्या बचता है हमारा, हम इससे प्लगिंग कर सकते हैं आसानी से। जब हम ट्रैक्टर से मशीन के थ्रू प्लगिंग करते हैं तो हमारी दो चीज़ें बचती हैं। ये तो लेबर का खर्चा बचाता है और टाइम, मतलब कम से कम टाइम में क्या हो सकता है, हम बड़ी सी बड़ी फील्ड को प्लग कर सकते हैं या उसके अंदर हल चला सकते हैं, हिंदी में बोले तो। अब क्या आसानी है, जैसे बड़ी मुश्किल से पहले लेबर मिलते थे। पता चल रहा है वो रामू काका के खेत में काम करने गया, फिर अपने खेत में आके काम करेगा लेबर कम होने की वजह से। और दूसरी कंडीशन, आपका बैल बीमार है तो आप हल चला ही नहीं सकते, या आपका बैल मर गया तो पहले आपको बैल खरीदना पड़ेगा, फिर जाके कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे बच्चों, सोइंग। तो सोइंग क्या होता है? सोइंग का मतलब होता है बीज या खेती में अपनी फील्ड में बोनी करना, बीज बोना। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमें कौन से बीज बोना है। हमें वो बीज बोना चाहिए जो अच्छी क्वालिटी के हों, साफ हों और सेहतमंद, मतलब हेल्थी हों। मतलब ऐसे नहीं हो कि उनके अंदर कोई बीमारी हो तो वो दूसरे क्रॉप जिसको हम उगाएं उसमें भी वो बीमारी आ जाए। ये इस बात समझने की है। और उन बीजों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, मतलब हाई यील्ड। तो हम कैसे पता करेंगे बच्चों कि कोई बीज अच्छा है या बुरा? अब ये जो दीदी हैं आपके सामने, ये थोड़ी सी परेशान लग रही हैं, इनके मन में एक सवाल है, तो हम इनका सवाल पूछते हैं। ये क्या है? One day I saw my mother put a some gram seed in the vessel and pour some water over them. After a few minutes, some seed started float on top and I wonder why some seed फ्लोट ऑन अ वाटर। इनका कहना है कि इनकी मम्मी ने एक दिन कुछ सीड ली और पानी के एक बर्तन में डाल दी। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ जो सीड थी वो ऊपर तैरने लगी और बाकी सीड नीचे थी। तो इनके मन में सवाल आया, मन के अंदर सवाल का लड्डू फूटा बच्चों। तो हमें वो सवाल पता लगाना है कि वो ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों कुछ सीड तैरने लगे और कुछ सीड नीचे हो गए। तो हम इसको पता लगाएंगे। फ्लोटिंग सीड आर ऑफ बैड क्वालिटी। जो सीड तैर रहे हैं वो एक खराब क्वालिटी के हैं, और जो अच्छे सीड हैं, सीड विच इन बॉटम आर ऑफ गुड क्वालिटी, और जो नीचे सीड प्रेजेंट है वेसल के अंदर वो अच्छे क्वालिटी के हैं। और जो फ्लोटिंग सीड हैं आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, मतलब जो सीड तैर रहे हैं वो अंदर से क्या है बच्चों,
खोखले हैं। खोखले हैं तो मतलब उनके अंदर कुछ नहीं है। हल्की चीज ही हमेशा पानी पे तैरती है। तो अब ये बात आपको समझ में आई कि वो सीड क्यों तैर रहे थे और वो कैसी क्वालिटी के थे, बेकार क्वालिटी के। अब ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी मदद से कोई भी फार्मर या घर में आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सीड अच्छा है और कौन सा सीड बुरा है। अब चलते हैं हम टूल्स पे, उन औजारों पे, उन मशीनों पे जो इस्तेमाल की जाती थी किस लिए, बोनी के लिए। तो दो तरह की टूल्स होते हैं बच्चों। पहली बात तो ट्रेडिशनल वो जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल हुआ करते थे या जब इस्तेमाल हुआ करते थे जब कोई मशीन्स नहीं थी और ज़्यादा किसान भाई लोग मशीन का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो हम दो तरह के पढ़ेंगे। पहले तो पुराने ज़माने की मशीनें या पुराने ज़माने में किस तरह से खेती की जाती थी या सोइंग या बोनी की जाती थी और अब कैसे यूज़ होती है। तो ट्रेडिशनल टूल में जो होता है, सीड आर फिल्ड इन अ फनल पास्ड थ्रू अ 2 or 3 पाइप्स एंड शार्प एंड्स। अब क्या होता है, हल के साथ ही साथ एक पीछे एक फनल लगा दी जाती है। फनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, चुंगी बोलते हैं ना। चुंगी या एक छोटी सी नोजल टाइप की होती है जिसको पाइप से अटैच कर देते हैं और उस पाइप को एक मेन पाइप को 2 और 3 पाइप में डिवाइड कर देते हैं और 2 और 3 पाइप के जो एंड होते हैं बच्चों, जो मतलब एंड मतलब कोने, उनको शार्प बना देते हैं, नुकीला बना देते हैं और हल के साथ उनको लगा देते हैं। और देखो पीछे एक भाई साहब पीछे से अपने थैली में से बीज निकाल के क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि इस फनल के थ्रू जमीन के अंदर बीज जा रहा है। अब बच्चों देखो आगे आगे हल चलता रहेगा, पीछे पीछे बीज उनके पीछे गिरते जाएंगे और मिट्टी उनके ऊपर आती जाएगी तो वो दब जाएंगे। और एक और तरीका होता है डायरेक्टली, कुछ फार्मर जो होते हैं, कुछ किसान हाथ में ही बीज लेके दूर दूर फेंक देते हैं अपनी फील्ड में। ये बहुत पुराना तरीका था और इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी हैं। अब देखें, अब ये गौर से इस मशीन को देखें कि ये क्या है, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि असल में इसमें होता क्या है। इसको बोलते हैं बच्चों सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का काम क्या है, आप इसके अंदर ये ऐसे पाइप होलो होता है, मतलब अंदर से खोखला, फिर ऐसे भी अंदर से होलो होता है और इसके नीचे यहाँ जाके सुराख होता है बच्चों, मतलब होल। तो आप ये देखें कि ये जो पीछे ऊपर से पाइप आता हुआ आपको दिख रहा है, इसके थ्रू क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बॉक्स लगा होता है जिसमें हम सीड को रख देते हैं। वो सीड क्या होती है, इस पाइप के थ्रू यहाँ आती है और इन छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड होके नीचे पहुँचती है। फिर नीचे पहुँचने के बाद इस होलो ये खोखले पाइप के अंदर भरती है और फिर इन शार्प एडजस्ट के ये कर्व फॉर्म के जो प्लग हैं इनके अंदर भरती है सीड और फिर नीचे जाके ज़मीन के अंदर बोनी हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल। नाउअडेज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर द सोइंग विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर। आज कल जो सीड ड्रिल है वो किस लिए इस्तेमाल होती है बच्चों, सोइंग के लिए। सोइंग मतलब बोनी के लिए। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से हम आसानी से बीज बो सकते हैं और इस तरीके से बीज बो सकते हैं कि हर बीज के बीच में जो बोया गया है एक सामान्य दूरी हो और एक समान क्या हो, डेप्थ मतलब ज़मीन के अंदर गहराई में। ऐसा नहीं है कि एक बीज 5 सेंटीमीटर अंदर गया तो दूसरा 15 चला गया। इसीलिए हम इस टेक्नोलॉजी का, इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और इससे बोने का बच्चों एक और फ़ायदा क्या है कि हमने मान लो बीज बोया तो दूसरी चिड़िया खेत में आके बीज को खा नहीं सकती, वो तो मिट्टी के अंदर चला गया। अगर बीज मिट्टी के ऊपर रहता तो चिड़ियाएं जो जंगल की हैं या आसपास की वो आके हमारा खेत के बीज ही खा जाती। जब बीज खा जाती तो हमारी खेती पे असर पड़ता और हमारी खेती की ज़्यादा पैदावार ना होती। अब जो प्लांट होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, मतलब कोई भी फसल जो लगा रहे हैं उसको सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए बराबर। फिर उसके बाद क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। मतलब कोई भी जो बच्चा है जो रह रहा है उसको क्या चाहिए, प्रॉपर खाना चाहिए। और खाने में क्या होना चाहिए, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट होना चाहिए। टाइम टू टाइम बच्चे को प्यास लगती है तो वो पानी पीता है। वैसे ही पेड़ को सनलाइट चाहिए रहती है और सनलाइट के साथ न्यूट्रिएंट चाहिए रहते हैं और न्यूट्रिएंट के साथ वाटर चाहिए रहता है किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए।
अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे, जिसको बोलते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट और हेल्थी ग्रोथ फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर। ऐसे सब्सटेंसेस जो हम क्या करते हैं, सॉइल में मिलाते हैं, किस लिए मिलाते हैं, ताकि हमारे पेड़ों की, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो और उनको सारे न्यूट्रिएंट मिलते रहे। जनरली आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब से आपके मम्मी या पापा बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये बहुत दुबला है, इसको कोई टॉनिक दें, इसको कोई ड्रिंक लिखें या इसको कोई सिरप लिख दें तो ये मोटा हो जाए, मतलब हेल्थी हो जाए। तो आपकी मम्मी या पापा डॉक्टर साहब से क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट वाली चीज़ इसको लिख दीजिए दवा के फॉर्म में, टॉनिक के फॉर्म में, ताकि इसकी हेल्थ स्ट्रांग हो जाए, इसकी बॉडी मजबूत हो जाए, ये बहुत बहुत बीमार पड़ता रहता है। तो वैसे ही हम प्लांट को मजबूत बनाने के लिए, हेल्थी बनाने के लिए उनको क्या देते हैं बच्चों, मैन्योर देते हैं और फर्टिलाइजर। अब सॉइल जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी होते हैं। सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, किस लिए, ताकि प्लांट को उन न्यूट्रिएंट को दिया जा सके और वो प्लांट उन न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल कर सके, ग्रो हो सके। अब क्या होता है कि बहुत से फार्मर, जो किसान भाई हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। जो किसान होते हैं वो एक साल अगर उन्होंने उसमें फसल उगाई, कुछ फार्मर, बाकी नहीं, बाकी तो जिनको समझ है तो वो ऐसा काम नहीं करते, लेकिन कुछ अनजाने में गलती से ऐसा काम कर देते हैं तो नुकसान भी हो जाता है। जैसे एक खेत में पिछली साल गेहूं लगा था तो अगली साल फिर गेहूं लगा दिया, फिर अगली साल गेहूं लगा दिया, तो गेहूं को जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो पूरे उस फील्ड में से ख़त्म हो गए बच्चों। जब ख़त्म हो गए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली उस फील्ड के अंदर क्या डालना पड़ेगा, उन केमिकल्स को, उन न्यूट्रिएंट को डालना पड़ेगा जिसकी वीट को, मतलब गेहूं उगाने की जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो हमें ज़रूरी है कि हम उन न्यूट्रिएंट को सप्लाई करें वीट के प्लांट को, नहीं तो वीट का प्लांट उस फील्ड में ग्रो नहीं होगा जिसमें बहुत टाइम से वीट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। द फार्मर हैव टू ऐड अ मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद अ न्यूट्रिएंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। एक तरह से आप ये समझ लेते हो जैसे आप कि मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है यूज़ करके, वैसे ही क्या होता है, बार बार एक ही टाइप के क्रॉप को उगाने से फील्ड जो होती है डिस्चार्ज हो जाती है। तो वापस से इसको रिचार्ज करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्योरिंग करते हैं, मतलब खाद का इस्तेमाल। अब मैन्योर क्या होती है, मैन्योर होती है उस खाद को कहा जाता है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनी होती है, मतलब गोबर की, पेड़ों की, मरे हुए पत्तों की, डगालों की, घर की बचे हुए खाने की, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप ये समझ लें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें कार्बन होता है। अब क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, वो क्या करते हैं बच्चों, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाते हैं और उस फॉर्म को उस स्मॉलर टुकड़ों में तोड़ के उस न्यूट्रिएंट फॉर्म में बना देते हैं, जिसको प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल कर लेता है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे यहाँ एक एक्टिविटी लिखी है कि ग्लास ए लिया है जिसमें कुछ मैन्योर मिलाया है और उसमें मूंग या ग्राम की दाल लगा दी है। फिर ग्लास बी लिया है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा क्या मिक्स किया है, यूरिया। और ग्लास सी लिया है जिसमें कुछ नहीं मिलाया। तो हमें बताना है कि ग्लास ए में, बी में, सी में क्या फर्क होगा। देखो ग्लास ए में मैन्योर मिलाई है तो उसके अंदर क्या है, थोड़ी कम ग्रोथ है। ग्लास सी में तो बिल्कुल ही ग्रोथ खत्म है, मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं है क्योंकि ग्लास सी के अंदर आपने कुछ नहीं मिलाया, लेकिन बी के अंदर यूरिया मिलाया है। तो यूरिया जो है उसकी वजह से, वो यूरिया एक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ज़मीन की उत्पादन को बढ़ाते हैं, या जो ज़मीन की क्या, किसको बोलते हैं, वो कैपेबिलिटी या वो क्षमता जिससे ज़मीन कोई भी चीज़
को प्रोड्यूस करती है उसको इंक्रीज करते हैं। लेकिन मैन्योर भी वही काम करती है, लेकिन मैन्योर इतनी एडवांस नहीं होती। जैसे आप इसको ये समझें, मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस ऐसे समझें कि आप जब धूप में से भाग के आते हैं, चल के आते हैं, तो आप मम्मी से ये नहीं बोलते कि मम्मी आज मैं बहुत थक गया, मुझे बहुत सारा खाना दो। ये भी बोलते हैं कुछ कुछ बच्चे, लेकिन कुछ जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, मम्मी मुझे ग्लूकोज दो क्योंकि मेरी बॉडी में से ग्लूकोज खत्म हो गया। लेकिन खाना खाने से भी क्या बनता है, ग्लूकोज। आप जो खाना खाते हो वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है और स्टोर हो जाता है, और जब भी आपको एनर्जी चाहिए रहती है तो वो ग्लूकोज वापस से टूट के आपकी बॉडी में इस्तेमाल होता है। लेकिन ग्लूकोज एक डायरेक्ट फॉर्म है एनर्जी का, लेकिन रोटी या खाना जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो जो डायरेक्टली आप दोगे किसी भी चीज़ को वो आसान होगा प्लांट के इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए ज़्यादातर लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं इसके कंपैरिजन की मैन्योर यूज़ करें, क्योंकि वो डायरेक्ट उस चीज़ को देते हैं जिसकी उसमें कमी है। मैन्योर ऐसा है कि मैन्योर में ये है कि जैसे आपको कोई चीज़ खाना है तो मैन्योर में सब कुछ है। आप सैलड टाइप का है मैन्योर, उसमें कि हर फ्रूट है। लेकिन फर्टिलाइज़र क्या है, आपको सिर्फ पोमेग्रेनेट खाना है या एप्पल, तो वही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा, वही आप खा पाओगे। तो ये डिफरेंस है। मैन्योर एक ब्रॉड टर्म है, उसमें हर केमिकल प्रेजेंट होता है जो प्लांट को चाहिए या न्यूट्रिएंट, लेकिन फर्टिलाइज़र जिसकी ज़रूरत है वही। अब क्या करते हैं, कुछ जो समझदार फार्मर होते हैं इस क्रॉप की बंजरता, क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल, ऐसा करने से, बार बार एक क्रॉप उगाने से उनकी फील्ड में से क्या कमी हो जाती है, बंजर हो जाते हैं। बोलते हैं ना बंजर ज़मीन है, उपजाऊ नहीं है, यहाँ कोई उगता नहीं है। इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब एक सीज़न में जैसे सोयाबीन लगा दिया तो दूसरे सीज़न में धान लगा दिया, फिर तीसरे सीज़न में गेहूं लगा दिया। तो हर बार अलग अलग तरह के वो क्रॉप लगाते हैं ताकि उनकी फील्ड के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट इस्तेमाल होते रहें और सबकी जो वैल्यू है वो बराबर बनी रहे। जैसे फील्ड में कैल्शियम ज़्यादा है तो हम उस क्रॉप को लगाएंगे जो कैल्शियम को इस्तेमाल करे, फिर अगले साल उस क्रॉप को लगाएंगे जो मैग्नीशियम को इस्तेमाल करे। मतलब ऐसे हम चेंज करते रहेंगे तो सबकी वैल्यू बराबर होती रहेगी। अगर आप सिर्फ वही प्लांट लगाएंगे जो कैल्शियम इस्तेमाल करता है, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, तो पता चल रहा है फील्ड में से कैल्शियम ही खत्म हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हर बार चेंज करते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम्पल से समझिए, अर्जुन और राजू हैं। राजू से आपने 10 रुपये लिए और बाकी क्लास के लोगों से भी 10-10 रुपये ले लिए, तो सबके पास क्या हुआ, बाकी जो अर्जुन है उसकी क्लास के सभी बच्चों के पास से 10-10 रुपये कम हुए। मतलब एक बार आपने अर्जुन से लिए, फिर उसके दोस्त से लिए, फिर उससे लिए, फिर उससे लिए, मतलब आपसे सबसे 10 रुपये लेते हुए आए, तो मतलब सबसे आपने बराबर ले लिए। ऐसा ही केस होता है क्रॉप रोटेशन का। लेकिन जो राजू है उसके साथ आपने क्या किया, इकट्ठा उससे 100 रुपये ले लिए, तो राजू के पास बहुत सारे पैसे कम हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल था ये समझने का। जनरली फार्मर क्या करते हैं, उन पौधों को उगाते हैं पहले जो फील्ड के अंदर क्या करें, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो जिनकी जड़ों में, जैसे कि रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के। लेग्यूमिनस प्लांट आप ये समझ लें वो प्लांट होते हैं जिनकी जड़ों में एक नॉट होती है, मतलब गठान टाइप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस गठान टाइप के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, लेग्यूमिनस स्ट्रक्चर के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। उस राइजोबियम बैक्टीरिया का बच्चों क्या काम होता है, वो नाइट्रोजन को और नाइट्रेट्स को के फिक्सेशन को बढ़ाता है सॉइल के अंदर। तो फॉडर का मतलब ये होता है कि वो उन पेड़ पौधों को बोलते हैं जो जानवर खाया करते हैं। तो जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फील्ड में एक बार फॉडर लगा देते हैं। फॉडर मतलब वो पेड़ पौधे जिनको हम एक्चुअल में साइंस के टर्म्स में क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। उन लेग्यूमिनस प्लांट को लगा देते हैं तो उनके रूट नोड्यूल के अंदर राइजोबियम होता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज को
अपने पास रखता है। और नाइट्रोजनस बैक्टीरिया बच्चे क्या करते हैं, नाइट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो मतलब एक बार आपने फॉडर लगा दिया तो आपकी फील्ड में नाइट्रोजनस बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। मतलब नाइट्रोजन चारों तरफ आपकी फील्ड में हो जाएगी सॉइल के अंदर। अब दूसरी बार क्या किया आपने, वहीं वीट को लगा दिया, दूसरी बार आपने उसमें वीट उगा दिया। जब गेहूं उगा दिया तो बच्चों क्या हुआ, अब गेहूं को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो गेहूं क्या इस्तेमाल करेगा, उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करेगा और ग्रो हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको बोलते हैं हम क्रॉप रोटेशन। अब हम फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, हम ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मतलब दूसरे केमिकल को इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। और जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है। वो कैसे बनता है, उन सड़ाने से बनता है। हम कैसे डिकम्पोजिशन करते हैं, किसको सड़ाते हैं, गोबर को और प्लांट के बचे हुए पार्ट्स को और घर के बचे हुए खाने को, अलग अलग तरीकों। जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज में बनता है और मैन्योर आप कहीं भी बना सकते हो। जनरली फार्मर जो होते हैं वो खेत में बनाते हैं या अपने बाड़े में बनाते हैं। फर्टिलाइजर जो होता है वो कोई ह्यूमस नहीं बनाता। अब क्या होता है, मैन्योर जो होता है वह ह्यूमस बनाता है। मैन्योर ऐसे कि जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं जो मरते हैं तो उनको छोटे छोटे एनिमल जैसे कि अर्थवॉर्म खा लेते हैं या प्लांट की लीफ को खा लेते हैं। खाने के बाद क्या बनाते हैं, ह्यूमस। और ह्यूमन फिर कन्वर्ट होके बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, कन्वर्ट होके वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में बन जाता है जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर क्या करता है, डायरेक्ट उन न्यूट्रिएंट को बनाता है जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं, वो ह्यूमस नहीं बनाता। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो रिच इन काइम होते हैं, नाइट्रोजन में रिच होते हैं, मतलब इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा प्रेजेंट होता है जो प्लांट इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। लेकिन मैन्योर में सब बराबर प्रेजेंट होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होता कोई कम नहीं होता। एडवांटेज ऑफ मैन्योर देखेंगे, ये क्या करता है, हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज को बढ़ाता है, सॉइल को पोरस या भुरभुरा बनाता है। पोरस ऐसे समझो, हाथ में आप रेत को टाइट से पकड़ते हो या धीरे से पकड़ते हो तो वो नीचे नीचे हमारे हाथ से गिरती रहती है। तो इस प्रॉपर्टी को, जिससे वो दानेदार हो, पोरस हो, मतलब हाथ से फिसल के गिरे, भुरभुरी हो, हिंदी में बोलते हैं ना हम, भुरभुरी मट्टी है, ये हाथ से फिसल रही है, फुसफुसी मट्टी है, तो उसको हम उस सॉइल का पोरस बोलते हैं। अब पोरस सॉइल का फायदा ये होता है कि बच्चों उनके अंदर एरेशन आसानी से हो जाता है, मतलब एयर उनके छोटे छोटे स्पेसेस के बीच में आ जाती है। और एयर की जरूरत किनको पड़ती है, रूट को पड़ती है। ये अब जो मैन्योर है ना वो किनको नुकसान नहीं पहुंचाती, माइक्रोब्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे हैं सॉइल के अंदर, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, जिसकी वजह से वो अपना काम करते रहते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब चलते हैं बच्चों इरिगेशन पे। इरिगेशन को आप ये समझ लें, आपने सोचा होगा खेत में पानी देना है या सिंचाई करना है या फसल को पानी लग रहा है, ये सब आपने फार्मर्स के मुंह से सुना होगा। तो इसमें क्या करते हैं, सही टाइम पे, सही एज पे और सही मौके पे पानी देना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, अच्छे से ग्रो नहीं होगी, अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। इसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। प्लांट कंटेन 90% ऑफ वाटर, हर पेड़ के अंदर 90% वाटर होता है। और वाटर किस लिए इस्तेमाल होता है, सीड की जर्मिनेशन के लिए। अगर आप किसी सीड को सोन बोने के बाद अगर पानी ना दो तो वो जर्मिनेट ना हो। न्यूट्रिएंट बहुत सारे पानी के थ्रू प्लांट में पहुंचते हैं, प्लांट में डिसॉल्व होके वो ऊपर पहुंचते हैं। तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है, अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट क्या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज़ और समझने की बात बच्चों ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे प्लांट में कैसे पहुंचते हैं, वाटर के थ्रू। और वाटर जो होता है आपके अंदर ठंडक पैदा करता है। पानी जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ थोड़ा थोड़ा आप वाटर कूलर्स जो होते हैं गर्मियों में डेजर्ट कूलर्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी के अंदर, वाटर के अंदर की स्पेशलिटी होती है बच्चों की, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही जो प्लांट हैं उनके अंदर अगर पानी होगा तो वो किससे बच जाएंगे, गर्म हवाओं से, और वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर पानी है। और पानी क्या पैदा करता है, ठंडक और हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है।
द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अलग अलग इंटरवल में किसी भी क्रॉप को पानी देने को हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज हाई। अब देखो बच्चों, जब गर्मी हो रही होती है तो ज़मीन से पानी बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, तो इसलिए हमें बार बार समर में पानी देना पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ज़्यादा पानी उड़ेगा और उतना ज़्यादा हमें उल्टा पानी देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे किस किस ज़रिए से, किस किस तरीक़ों से किसी भी फसल को पानी दिया जा सकता है। कुछ लोग, कुछ किसान जो होते हैं अपने खेत में बने हुए कुएं में से पानी निकाल के अपनी फसल को देते हैं। कुछ ट्यूबवेल से देते हैं, कुछ बोरवेल से देते हैं, कुछ तालाब से, कुछ नदी से, और कुछ डैम से, और कुछ नहरों से। अलग अलग तरीके से किसान लोग अपने फसलों को पानी देते हैं। तो पहली चीज़ हम यहाँ बच्चों देखेंगे वो है ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम में लोग रस्सी और किसी बाल्टी या मटके का इस्तेमाल करके, जिसको बोलते थे पुली सिस्टम, खेत से पानी निकालते थे। जैसे एक किसान है, एक फार्मर है, यहाँ पानी देते हुए दिख रहे हैं। दूसरा तरीका था चेन पम्प। चेन पम्प ये होता था कि अब ये जो है इसमें कुएं से पानी बच्चों नहीं निकालते थे, आसपास जो नहर होती थी ना, नहर के आसपास इस व्हील को लगा देते थे। अब पानी के चलने की वजह से ये व्हील घूमता था और इसमें छोटे छोटे डब्बे लगे रहते थे। जब ये घूमता था तो पानी उन डब्बों में भर जाता था और भरने के बाद दूसरी तरफ गिरता था साइड में, और जहाँ गिरता था वहाँ से हम नाली एक छोटी सी बना देते थे, जैसे यहाँ बनी हुई आपको दिख रही है इमेज के अंदर। उस नाली के थ्रू हमारी फील्ड तक वो पानी आ जाता था। तीसरा सिस्टम था जिसको बोलते थे ढेकली। जैसे आपने किंडरगार्टन में या आप जब छोटे बच्चे थे, जब आपने झूला झूला होगा, तो एक झूला होता है जिसको सीसॉ बोलते हैं, कि आप और आपका दोस्त एक पटले के ऊपर बैठ जाते थे, नीचे बैरिंग लगा हुआ होता था। आपका दोस्त भारी होता था तो आप ऊपर उठ जाते थे, और आप भारी होते थे तो आपका दोस्त ऊपर उठ जाता था। इसी तरीके से फार्मर लोग क्या करते हैं, लंबी सी स्टिक में एक तरफ पत्थर बांध लेते हैं और दूसरी तरफ बकेट या बाल्टी और रोप के थ्रू। अब क्या करते हैं, पत्थर को हल्का करते हैं या वजन हटाते हैं तो बाल्टी नीचे चली जाती है, और जब वापस पत्थर एक तरफ रखना शुरू कर देते हैं या बांधना शुरू कर देते हैं तो बाल्टी ऊपर आ जाती है और उसमें से पानी निकाल के वो दे देते हैं। अब ये बच्चों देखो, ये जो है राहत सिस्टम। राहत सिस्टम में ये है कि अब यहाँ पे नहर नहीं होती। अब क्या होता है, ये जो व्हील है, पहले व्हील को आपने देखा था चेन वाले सिस्टम पे, चेन पंप में, कि अब चेन पंप और एक तरीके से बच्चों इस्तेमाल होता है कि उसमें हम चेन टाई कर देते हैं और हम उस चेन को खींचते हैं। जब खींचते हैं तो पानी उसमें से भर के नहर से आता है और पाइप के थ्रू हमारी फील्ड तक आ सकता है। और दूसरा तरीका है कि इस पूरे व्हील को ही उस नहर में रख दिया जाए, जो नहर बह रही हो, या नदी में रख दिया जाए तो वहां से डायरेक्टली पानी आता है। लेकिन राहत सिस्टम को हम कहाँ लगाते हैं? हम वेल के ऊपर, कुएं के ऊपर। जब क्या होता है कि अब हम कुएं के ऊपर लगाएंगे तो अपने आप जो ये व्हील है वो घूम नहीं सकता, जिसके ऊपर ये छोटे छोटे डब्बे या बॉक्सेस बने। तो हम उसको घुमाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एक बुल का। और यहाँ से जब बुल रोटेट करता है तो वो व्हील चलता है। जब व्हील चलता है तो कुएं के अंदर से पानी निकलता है और हम किसको इस्तेमाल करते हैं? उस पानी को फील्ड को वाटर करने में। अब ध्यान रखें कि जो आजकल के पंप हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, कुछ बायोगैस से चलते हैं और कुछ सोलार पंप होते हैं। और आर्ड एडवांस सिस्टम में हम स्प्रिंकलर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम आप कभी गए हो, आपने ट्रैवल किया और सर्दी के टाइम पे, तो आपने खेत में फव्वारे देखे होंगे। इनको हिंदी में फव्वारा वाला सिस्टम बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम। ये बहुत आसानी से थोड़े से पानी की इस्तेमाल करके आप बहुत बड़ी फसल में पानी दे सकते हो, क्योंकि आपका जो पानी है वो वेस्ट नहीं हो रहा, वो बूंद बूंद के फॉर्म में पूरा सॉइल में गिर रहा है और हर जगह, हर एक कोने में मट्टी में जा रहा है। तो थोड़ा सा ही पानी बहुत बड़ी ज़मीन के लिए काफ़ी होता है, और ये वहाँ इस्तेमाल किया जाता है बच्चों जहाँ ज़्यादा पानी ना हो। इसमें क्या करते हैं, एक मोटर को मेन पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। मोटर किसी भी तरीके से, वेल से, डैम से या कनाल से पानी लेके एक मेन पाइप में भेजती है, और उस मेन पाइप के थ्रू देखें आप, छोटे छोटे पाइप जो होते हैं पूरी फील्ड में बिखरे हुए होते हैं, उसमें से प्रेशर से जब पानी निकलता है तो पूरी फील्ड तक फैल जाता है। जब प्रेशर से पानी निकलता है तो पूरी फील्ड तक बच्चों वो फैल जाता है। जब फैल जाता है वो, तो
आसानी होती है पूरी सॉइल के पार्टिकल्स को पानी फैलाने के लिए, देने के लिए। अब ये ज़्यादातर उन जगह में यूज़ होता है जहाँ घास लगी हो, जैसे गार्डन में है या स्टेडियम्स में हुआ। और दूसरा तरीका बच्चों ये है दूसरा कि ये कॉफ़ी प्लांटेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। अब मान लेते हैं जैसे राजस्थान जैसी जगह है, वहाँ पे हम किस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? ड्रिप, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पानी नहीं है, रेतीला इलाका है, रेगिस्तान टाइप की कंडीशन है, तो हम वहाँ ड्रॉप वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप वाले सिस्टम में यही होता है कि हम मोटर को लगा देते हैं और पूरे पाइप को पूरी फील्ड में फैला देते हैं, और वो पाइप मट्टी के अंदर होते हैं और उन जगहों पे उनमें होल होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे कोई भी पौधा लगा हुआ है। जहाँ पे पौधा लगा है वहाँ पे धीरे धीरे एक एक बूंद करके पानी गिरता है। जैसे आपके फैमिली में कोई बीमार हो, एडमिट हो, और उसको बॉटल लगी हुई है, तो बॉटल में जैसे उसको ग्लूकोज ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में उसकी बॉडी में जाता है, वैसे ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है जिसमें हम प्लांट को उतना ही थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है। तो इसमें पानी वेस्ट नहीं होता और उस जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है बच्चों। तो ये दिख रहा है पिक्चर में आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब आते हैं हम उस पे जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट। वीट को हिंदी में खरपतवार बोलते हैं या अनवांटेड प्लांट्स जो फसल में प्रेजेंट हो जाते हैं, अपने आप से उग जाते हैं। अब ये बात सोचो कि आप अगर उन अनवांटेड प्लांट्स को नहीं हटाओगे तो वो आपकी क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है सॉइल में वो इस्तेमाल करेगा तो वो आपकी क्रॉप को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे। जब नहीं मिल पाएंगे तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इन फील्ड मैनी अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स एंड दीज अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड एंड द रिमूवल ऑफ द वीड इज कॉल्ड वीडिंग। और वीड के निकालने को हम वीडिंग बोलते हैं। और क्या होता है, कुछ वीड जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, कुछ ऐसे जंगली पौधे जो होते हैं वो बीमार कर देते हैं, उन जहरीले होते हैं। अगर उनको वो अनाज के साथ चले जाएंगे या कोई एनिमल खा लेगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम वीड को हटाएं। और सबसे अच्छा टाइम वीड को हटाने के लिए कब होता है? जब वो फ्लावर करने से पहले और सीड बनाने से पहले। तो जब वो सीड बना देंगे बच्चों तो उनकी सीड तो वापस से पूरे खेत में फैल जाएंगी। जब खेत में फैल जाएंगी तो क्या अगली साल वो फिर उग आएंगे। तो इससे बचने के लिए हम उनको कब हटा देते हैं अपनी फील्ड में से बच्चों? जब उनके अंदर फ्लावर नहीं आए हों या सीड नहीं बनी हो। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं खुरपी को, जिसकी हमने इमेज बना के देखी थी। अब हम कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिनको हम वीडिसाइड बोलते हैं, जिनको बहुत अच्छे से, वो कुछ हार्मफुल केमिकल होते हैं जो किसानों जो डालते हैं ह्यूमन बीइंग उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मास्क लगा के बॉडी को अच्छे से कवर करके हम कुछ केमिकल्स को स्प्रे करते हैं जो सिर्फ वीड्स को ही ख़त्म करते हैं और हमारे क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे 2,4-D एक वीडिसाइड है जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे किया जाता है फील्ड के ऊपर ताकि वीड्स को ख़त्म किया जा सके। और हमें बहुत ज़्यादा सावधान होना पड़ता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब फाइनल काम आता है हार्वेस्टिंग, मतलब काटना। अब 3 से 4 महीने में आपकी फसल तैयार हो जाती है और फिर आप उसको काटते हो। पहली चीज़ बच्चों ये समझने का ही है कि पुराने टाइम में फसल को किससे काटा जाता था? सिकल से, मतलब हसिया से। लेकिन आज हम एडवांस सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कंबाइन। पहले फसल को हसिये से काटा जाता था, फिर उसको एक मशीन में डाल के थ्रेशर से उसमें से गेहूं निकाला जाता था, फिर उसको एक प्रोसेस विनोइंग के थ्रू क्या करते थे बच्चों, उसमें से कचरा हटाते थे। अब लेकिन सब काम एक मशीन करती है जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं, जो आपके यहाँ इमेज में बोल रहा है। वही काटती है, वही गेहूं को अलग करती है कचड़े से, और गेहूं अलग और कचड़ा अलग कर देती है। तो जो ये प्रोसेस होती है, अ प्रोसेस बाय विच वी रिमूव द चाफ एंड द वेस्ट फ्रॉम द आवर क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। तो ऐसी प्रोसेस जिससे हम चाफ को, मतलब वो भूसे को अलग कर दे अपनी फसल के अंदर से, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। अब आते हैं फार्मर। पहले के फार्मर के पास जब ये फैसिलिटी नहीं थी तो ये विनोइंग मशीन है। अब इसमें एक छोटा सा व्हील लगा है और अंदर पंखा होता है। उसको हाथ की मदद से इस पंखे को चलाते हैं
और वीट की फसल को जिसको थ्रेश किया हुआ है फार्मर, एक आदमी सामने खड़े होकर उसको गेहूं को जो भूसे के साथ है उसको नीचे फेंकता था। जब नीचे ऊपर से खड़े होकर फेंकता था तो इस पंखे के सामने वाले पोर्शन से जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है वहां से हवा निकलती थी, तो गेहूं तो नीचे गिर जाता था क्योंकि गेहूं भारी होता था बच्चों, और क्या, और जो भूसा होता था वो आगे उड़ के चला जाता था, और इस तरीके से आप भूसे के अंदर से अपना गेहूं निकाल लेते थे। फाइनली बच्चों एक स्टेप आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की स्टोरेज। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज है। आप अगर अपनी फसल के प्रोडक्ट को अच्छे से बचा के नहीं रख पाएंगे तो अगली साल आपको ऐसा सीड मतलब वापस आपके पास बोने के लिए बीज नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या नहीं होगी, बीज नहीं होगा, और ना वो अगर खराब हो गया तो ना इतनी मेहनत आपने किस लिए करी, ताकि उस क्रॉप को आप बेचो या खाओ, है ना, आप खुद के इस्तेमाल करने के लिए, खाने के लिए और बेचने के लिए, ताकि आपका मनी जनरेट हो। आप अगर उस क्रॉप को अच्छे से नहीं रखोगे तो वो खराब हो जाएगी, जिससे आपका कोई भी पैसा का काम नहीं बनेगा, ना आप उसको बेच पाओगे ना खा पाओगे, और पूरा नुकसान हो जाएगा। तो हमें किन किन से बचाना पड़ता है? पहले तो नमी से, मॉइस्चर से, फिर इंसेक्ट से मतलब कीड़े मकोड़ों से, फिर चूहों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसलिए हमें प्रॉपरली धूप दिखा के रखना पड़ता है। आपके घर में अगर गेहूं आता है तो दादी या नानी क्या करती हैं, सबसे पहले उसको अच्छे से धूप दिखाती हैं ताकि वो उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाए, नमी सारी खत्म हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म धूप को आसानी ना हो उस पर अटैक करने के लिए। तो इसलिए हम उसमें से मॉइस्चर खत्म करने के लिए धूप दिखाते हैं। तो ये जो सामने ये जो बड़े बड़े सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है बच्चों, और इनके अंदर वेरियस तरह की दवाएं भी डाली के रखी जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं? हम सिलोस बोलते हैं। और दूसरा तरीका होता है वेयर हाउस में हम बोरियों के फॉर्म में अरेंज करके और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन, एयर टाइट जगहों में केमिकल्स और दवाएं डाल के हम रखते हैं, जैसे आप दूसरी इमेज में देख रहे हैं। जनरली फार्मर्स जो होते हैं या मेटेलिक के कंटेनर में या जूट के बनी हुई बोरियों में ये क्या रखते हैं, अपने अनाज को रखा करते हैं। और कुछ लोग घर में नीम की पत्तियां भी मिलाते हैं ताकि माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने दिया जा सके और उनको आसानी से ख़त्म किया जा सके, क्योंकि नीम जो होता है वो एक हर्बल क्या है, एक वीडीसाइड है, एक इंसेक्टिसाइड है, और वो बहुत तरीके की दवाओं के काम आता है और जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मार देता है। जैसे बच्चों हमने क्रॉप को पैदा किया, उसको अलग अलग प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने के बाद उसको हम इस कंडीशन में लेके आए कि हम उसको सेल कर सकें, उसको ऐसा फूड यूज़ कर सकें और स्टोर करके रख सकें। वैसे ही हम क्या करते हैं, एनिमल्स के साथ करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके सॉल्यूशंस और हम पूरे नोट्स देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।